हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। राइट, तो इस बुक का जो है फर्स्ट टू चैप्टर्स जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था। एंड जैसे कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर्स हैं ना इस बुक के थोड़े से वास्ट हैं, दैट इज वाई मैं इसे जो है 2-3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रही हूँ। एंड इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें हमने जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ओके, तो हम देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो अब डिफरेंट टेरिटरीज को जो है किस तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी, किस तरह से जो है अपना रेवेन्यू जो होता है ना वो यहाँ पे बढ़ाने की वो कोशिश कर रही थी। तो उसमें जो है सबसे पहले वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, बट इसमें भी जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट जो है अभी आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मुनरो सिस्टम। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट दी जो रायतवाड़ी सिस्टम है ना उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ये तीनों ही जो टॉपिक है ना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो गया, मुनरो सिस्टम हो गया, रायतवाड़ी सिस्टम हो गया, ये आपके लिए जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी वाले हो, चाहे वो स्टेट पीएससी वाले हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है, राइट, उसमें आप देख सकते हो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। एंड आज हम यहाँ पे जो नेक्स्ट वाले जो सिस्टम जो है वो लॉन्च किए जाते हैं इनके द्वारा, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। राइट, ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो अब क्या है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में भी जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे ज्यादा जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि जो पीजेंट्स है ना उन्हें बहुत ज्यादा रेंट जो है वो यहाँ पे करना पड़ता था। एंड इवन जो उनका हक होता है लैंड के ऊपर वो भी सिक्योर्ड नहीं था। एंड जो जमींदार जो थे, राइट, उन्हें यहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा था। हाउएवर इनिशियल स्टेज में जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इनिशियल स्टेज में जमींदारों को फायदा नहीं होता है बिल्कुल भी। एंड जो है बाद में जाके जो है इन्हें फायदा होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बट पीजेंट्स जो थे ना वो यहाँ पे सबसे ज्यादा दबे हुए थे, उन्हें जो है बहुत ज्यादा जो रेंट है ना वो पे करना पड़ता था। एंड इवन कंपनी के लिए भी जो है ये सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जो है जो रेवेन्यू यहाँ पे जमींदार कंपनी को पे करेंगे ना उसे फिक्स कर दिया गया था ना, बाकी सारा जो फायदा है ना वो जमींदार के पास ही रहेगा। तो बट यही चीजें जो है वो कंपनी को पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे कंपनी के, तो उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे की यहाँ पे जरूरत थी। एंड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी कई कंपनी ऑफिशियल्स जो है ना वो ये फील करते हैं कि जो रेवेन्यू का सिस्टम है ना उसे यहाँ पे चेंज करना होगा दोबारा से। हम किस तरह से इस रेवेन्यू सिस्टम को जो है परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं जब यहाँ पे कंपनी को ज्यादा पैसे की जरूरत है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस जो है ना बंगाल प्रेसिडेंसी के, जो कि अभी यहाँ पे यूपी का पार्ट बनते हैं, तो वहां पे एक इंग्लिश मैन थे जिन्हें होल्ट मैकेंजी के नाम से जाना जाता है। तो वो एक नया सिस्टम जो है वो डिवाइस करते हैं। वो ये फील करते हैं कि जो विलेजेस है ना वो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो विलेजेस हैं। ओके, एंड इन विलेजेस को जो है ना वो प्रिजर्व करने की यहाँ पे जरूरत है। तो उनकी डायरेक्शंस के अंडर जो कलेक्टर्स है ना वो फिर विलेज टू विलेज यहाँ पे जाते हैं, वहां पे विलेजेस में जाके लैंड को वो इंस्पेक्ट करते हैं, हर एक फील्ड को वो मेजर करते हैं। एंड वहां के उनके कस्टम्स एंड जो राइट्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, उन्हें भी वो रिकॉर्ड करते हैं। मीनिंग पूरा रिकॉर्ड सिस्टम जो होता है ना वो यहाँ पे बना लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, किस पर्सन के पास कितनी लैंड है, कितना जो है वो लैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंट पे कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड करके लाते हैं। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है ना हर प्लॉट का विद इन अ विलेज, राइट, वो यहाँ पे एडअप कर दिया जाता है टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। तो फिर जो है एक विलेज में जितने प्लॉट्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही उस विलेज का जो रेवेन्यू यहाँ पे बनता था ना वो सेटअप कर दिया जाता है। तो महल भी बोला जाता है एक विलेज को, या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस को जो है ना महल भी यहाँ पे बोला जाता है।
सो दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली। अब ये बोला जाता है कि विलेजेस जो यहाँ पे रेवेन्यू पे करेंगे ना वो फिक्स नहीं है। ओके, रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे फिक्स नहीं है एंड इसे जो है ना रिवाइज किया जाएगा टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम यहाँ पे इसे जो है रिवाइज किया जाएगा। सो ये जो चार्ज था रेवेन्यू को कलेक्ट करने का एंड इस रेवेन्यू को कलेक्ट करके फिर कंपनी को पे करने का जो चार्ज था ना वो किसे दिया गया था, अब विलेज के हेडमैन को दे दिया गया था। अब जमींदार को ये चार्ज नहीं दिया गया था। एंड इस सिस्टम को जो है क्या बोला गया था, ये जो सिस्टम है ना ये माहलवारी सेटलमेंट के नाम से जो है वो फेमस होता है। ओके, क्या था ये माहलवारी सेटलमेंट के नाम से ये सिस्टम जो है ना वो यहाँ पे फेमस हो जाता है। एंड ये क्वेश्चन भी जो है वो बार बार यूपीएससी, स्टेट पीएससी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो ना उसमें पूछे ही जाते हैं। राइट, दिस इज नोन एज अ माहलवारी सिस्टम। यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो एक तरह से जिम्मेदारी थी वो विलेज के हेडमैन की थी। एंड यहाँ पे जो रेवेन्यू है ना हर एक विलेज का वो फिक्स नहीं किया गया था, उसे रिवाइज किया जाएगा पीरियोडिकली। एंड यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है हर एक प्लॉट को, उसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू है ना हर विलेज का वो यहाँ पे सेट किया गया था। राइट, एंड देन उसके बाद में मुनरो सिस्टम आ जाता है। तो साउथ की बात करें, ये था यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, जो माहलवारी सिस्टम है वो नॉर्थ इंडिया में था। अब बात करेंगे साउथ की, फिर जो साउथ की तरफ ये जाते हैं। एंड द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वर अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। तो वहां पे परमानेंट सेटलमेंट को खत्म कर दिया जाता है। तो जो नया सिस्टम यहाँ पे डिवाइस किया जाता है ना उसे रायतवाड़ी सिस्टम जो है या फिर रॉयतवर्ड बोला जाता है। एंड इसे जो है पहले स्मॉल स्केल पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा कुछ एरियाज में। एंड फिर सब्सिक्वेंटली जो है बाद में थॉमस मुनरो इसी सिस्टम को जो है डेवलप करते हैं एंड फिर पूरे साउथ इंडिया में इसे जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं। तो रीड एंड मुनरो ये दोनों ही जो है फील करते हैं डैड कि साउथ में जो है ना कोई ट्रेडिशनल जमींदार्स नहीं है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जमींदार्स थे। मीन जमीन उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी ना, फिर अपनी जो जमीन है ना वो रेंट पे दे दिया करते थे पीजेंट्स को। तो बट इस तरह के कोई ट्रेडिशनल जमींदार्स नहीं थे साउथ इंडिया में। सो द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स। तो जो कल्टीवेटर्स है ना उन्हें वहां पे राइट्स बोला जाता था साउथ इंडिया में। कल्टीवेटर्स को, जो पीजेंट्स होते हैं ना एक्चुअल में वहां पे जो खेती करते हैं खेतों में, उन्हें कल्टीवेटर्स बोला जाता है, उन्हें राइट्स बोला जाता है साउथ इंडिया में। तो वो बोलते हैं कि हमें जमींदार के पास यहाँ पे नहीं जाना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। तो हमें डायरेक्टली जो किसान है ना, जो खेती करते, जो कल्टीवेटर्स हैं, उनके साथ ही सेटलमेंट करनी होगी, जो कि फॉर द जनरेशन यहाँ पे लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके फील्ड को जो है अच्छे से केयरफुली सर्वे करना होगा एंड इससे पहले कि हम कोई रेवेन्यू असेसमेंट यहाँ पे बनाए। एंड एक तरह से मुनरो जो है ना वो ये फील करते हैं डैट कि जो ब्रिटिशर्स है ना वो एक पेटर्नल फादर फिगर के तौर पे यहाँ पे जो है सामने आने चाहिए लोगों के सामने। साउथ इंडिया के जो किसान है ना उनके लिए हम एक पेटर्नल फादर फिगर के तौर पे जो है सामने आएंगे, जो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन उनका विश्वास ये जीतना चाहते थे। बट ये दो सिस्टम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट फिर भी ऑल वाज नॉट वेल। कुछ ही सालों के बीच में यहाँ पे ये फील होता है डैट कि जो है कुछ भी यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो कंपनी थी ना उनकी मेन डिजायर क्या थी, उनकी मेन डिजायर थी रेवेन्यू। राइट, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैसा जो है इकट्ठा करना वो इनकी मेन डिजायर थी। वो तो इंडियंस के बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं, वो जस्ट अपने बारे में ही सोच रहे थे। जो भी सिस्टम वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसमें जो है उनका अपना ही मतलब था, वो इंडियंस के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो रेवेन्यू ऑफिशियल जो थे ना उन्होंने जो रेवेन्यू डिमांड होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे फिक्स की हुई थी। तो जो पीजेंट्स थे ना वो इसे पे नहीं कर पाते हैं एंड जो राइट्स हैं वो कंट्री साइड में फ्लड कर जाते हैं एंड विलेजेस जो है ना वो टोटली खाली हो जाते हैं कई सारे रीजन्स में। एंड अब क्या था, ये जो इन रीजन्स एक तरह से ये जो हम बोल सकते हैं कि जो ऑफिशियल्स है ना ब्रिटिशर्स के, उन्होंने ये इमेजिन किया था कि ये जो न्यू सिस्टम्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना इसकी वजह से जो पीजेंट्स है ना वो रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बन जाएंगे, वो बिजनेसमैन बन जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
सो अब ये जो है इनका माइंड फिर डाइवर्ट होता है, वो बोलते हैं कि हमें अब ऐसी क्रॉप्स यहाँ पे उगानी होगी जो यहाँ पे ब्रिटेन में जिसकी ज्यादा नीड है। सो ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, कि जो कंट्री है ना वहां से हम ओनली रेवेन्यू ही ओनली जो है कलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हम वो क्रॉप्स भी उगा सकते हैं जो कि यूरोप में चाहिए होती हैं। ओके, रेवेन्यू तो ये इकट्ठा यहाँ पे कर ही रहे थे, रेवेन्यू यहाँ पे ये इकट्ठा कर ही रहे थे, अब ये जो है क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाना स्टार्ट कर देते हैं जो यहाँ पे इंग्लैंड में चाहिए होती हैं। तो इन्होंने ओपियम एंड इंडिगो, इसकी बहुत ज्यादा नीड रहती है ब्रिटेन में। तो बाय द लेट 18th सेंचुरी कंपनी जो है वो अब इसकी कल्टीवेशन को जो है एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही थी। तो अब क्या था, ये कल्टीवेटर्स को फोर्स करते हैं कि आप जो है ना हमारे अकॉर्डिंग जो फसलें हैं ना वो यहाँ पे उगाएंगे। जैसे कि बंगाल में जूट बोला गया, जबरदस्ती उन्हें बोला जाता था कि आप यहाँ पे जूट उगाएं। असम में टी हो गया, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ यूपी जिसे कहा जाता है, एंड पंजाब में वीट एंड कॉटन इन द महाराष्ट्र एंड पंजाब, एंड राइस इन द मद्रास। तो ये जो है फसलें यहाँ पे बोली जाती हैं कि आप जो है इन्हें यहाँ पे उगाएंगे। एंड हाउ वाज दिस डन, अब जो है ये चीजें किस तरह से की गई, किस तरह से यहाँ पे इन लोगों को जो है बोला गया था कि जबरदस्ती जो है आप ये चीजें जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। सो ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दे नीडेड। तो कई सारे तरीके उन्होंने यहाँ पे अपनाए थे एक तरह से क्रॉप्स को उगाने के लिए जिसकी उन्हें जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत थी। तो उन्हीं के बारे में हम जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि इंडिगो हो गया, राइट, इंडिगो की जो खेती है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड जो ब्लू कलर का एक ब्लू कलर होता है ना यहाँ पे कपड़े में यूज किया जाता है उसे इंडिगो बोला जाता है। तो इसकी खेती के लिए जो है ना कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा तंग किया जाता है। तो ये चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.